जय हिंद मेरे दोस्तों, आप लोगों का भी तैयारी कैसा चल रहा है। आप लोग जो है कि इतना मेहनत कीजिए जो है कि आपका एग्ज़ाम में सफलता अवश्य हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यह जो आपके बिहार पुलिस की वैकेंसी है यह एक वर्दी वाला वैकेंसी है। और आप वर्दी पहनकर जब देश सेवा करते हैं तो आपको देख के जो है कि आप अपने खुद में और आपको देख के जो है कि आपके समाज के लोग जो है कि आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक आगे आने वाले जनरेशन के लिए एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। एक रोल मॉडल के रूप में आप उभर कर सामने आ सकते हैं। और इतना अच्छा से आप मेहनत कीजिए अभी कि आपका सफलता सुनिश्चित हो जाए एग्जाम में। तो इसी के साथ आज हम लोग सुपर संडे में उपस्थित हुए हैं। तो आज का जो क्लास होने वाला है यह लगभग 40 मिनट का क्लास होने वाला है। और जो भी महत्वपूर्ण सवाल है उसको हम फास्ट रिकॉल करवाने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, हम लोग अधिक से अधिक सवाल लेने का प्रयास करेंगे जिससे कि एग्जाम में आपको बहुत हद तक मदद हो। और बता दें कि यह जो बिहार पुलिस का सेशन चल रहा है यह स्पेशल बिहार पुलिस ही नहीं है। इस क्लास से आप बिहार एसएससी में भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि बिहार एसएससी 12th लेवल का जो भर्ती है वह आपका लगभग सितंबर में एग्जाम हो जाएगा। अगस्त में आपका बिहार पुलिस का एग्जाम होगा, उसके जस्ट एक महीने के बाद सितंबर में एकदम प्रबल संभावना है कि आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग लगातार मेहनत कीजिए, अपने मेहनत में आप कमी थोड़ा सा भी नहीं आने दीजिए। आप दृढ़ निश्चय करके जिस मैदान में आप उतरे हुए हैं उस मैदान को जब तक आप फतह नहीं कर दीजिए तब तक आप समझ सकते हैं कि अगर हमको अब अच्छा से भोजन भी नहीं मिल रहा है, पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं। आपका अगर YouTube अगर 200-250 महीना में अगर आप रिचार्ज करा पाते हैं अपने फ़ोन को तो समझिए कि वह काफ़ी है आपके एग्जाम के लिए। बस आप एक डेली सेट प्रैक्टिस कीजिए, उसके साथ आप जो है कि आराम से आपका तैयारी हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज हम सबसे पहले मोटिवेशनल क्वोट आप लोगों के बीच लाते हैं, जो कि आपको एक प्रकार से एक्सीलेटर के रूप में काम करेगा। तो आपको मोटिवेट रखने की आवश्यकता है। आपको जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके माता पिताजी आपके पूरे परिवार का सपना आपके पीछे है। तो चलिए आज का मोटिवेशनल क्वोट, आज का मोटिवेशनल क्वोट है कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, अगर रखना है कदम तो आगे रख, नीचे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। बस तू कुछ करके दिखा, बस तू कुछ करके दिखा, दुनिया को तालियां बजाने के लिए लोग पीछे हैं ना। तो अंतिम रूप से निष्कर्ष यही निकलता है कि आप अभी अगर स्ट्रगल कर रहे हैं अपने ज़िंदगी में, जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो दुनिया आपको निगेटिव करेगी, दुनिया आपको निगेटिव करेगी, यही इसका निष्कर्ष है। लेकिन जिस दिन आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा पीडीएफ में, समझिए उस दिन आपके पीछे जो आपके बुराई करते थे वो आगे सामने आके आपके आगे खड़ा रहेंगे, बोलेंगे हम आपके साथ थे, हम कभी आपके बारे में नेगेटिव नहीं बोले हैं, जो है आप ही है। लेकिन खैर वो सब कोई बात नहीं है, आप बस मेहनत कीजिए, दूसरा कुछ नहीं आपको दिखाई पड़ना चाहिए अभी फिलहाल आपके ज़िंदगी में। तो चलिए आज के हम इस सेशन को यहीं पर शुरुआत करते हैं। बिहार पुलिस के जो इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के बीच रखने का प्रयास करेंगे। चलिए आप लोग को बताना है कि 2023 में हुए संपन्न एशियाई खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो एशियाई खेल जो हुआ था आपका 2023 में वो आपके चीन का एक शहर होंगजू में हुआ था, उसमें भारत ने कुल 107 पदक जीता। 107 पदक में से 28 स्वर्ण जीता, 38 आपका रजत पदक जीता और आपका 41 कांस्य पदक जीता। टोटल कितना जीता? तो टोटल 107 पदक जीता। समझ में आ गया। और पहला स्थान किसका बताए थे? तो चाइना का बताए थे। किसका बताए थे? चाइना का। दूसरा स्थान किसका? जापान का। तीसरा स्थान किसका? दक्षिण कोरिया का। और भारत कितना स्थान? चौथा स्थान। एशियाई खेल में भारत कितना स्थान? चौथा स्थान। और चौथा स्थान कुल 107 पदक के साथ।
वहीं अगर बात करते हैं कि पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था, तो पहला एशियाई खेल नई दिल्ली में 1951 में हुआ था, जिसमें कुल 11 देश की टीम हिस्सा लिए थे और उसका जो शुभंकर था वह उगता हुआ सूरज था। और प्रथम एशियाई खेल का जो नामकरण किया था वह आपके कौन किए थे, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और पहली बार एशियाई खेल 1951 में, और यह होता है 4 वर्ष के अंतराल पे। कितने वर्ष के अंतराल पे? 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। और अगर हम बात करते हैं आपका राष्ट्रमंडल खेल का, तो राष्ट्रमंडल खेल का शुरुआत 1930 में हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। वहीं आपका जो इसका शुरुआत 1930 से हुआ था, और यह भी कितने वर्ष के अंतराल पे? यह भी 4 वर्ष के अंतराल पे। कितने वर्ष के अंतराल पे? 4 वर्ष के अंतराल पे। वहीं ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ था? पहली बार तो 776 ईसा पूर्व में हुआ था। 776 ईसा पूर्व में एथेंस यूनान में हुआ था। लेकिन आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत 1896 से हुआ है। कब से हुआ है? 1896 से हुआ है, याद रखिएगा आपका। और अगर बात करते हैं 2021 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो टोक्यो में हुआ था। 2024 का कहाँ होने वाला है, तो पेरिस में होने वाला है। 2028 का ओलंपिक कहाँ होने वाला है? लॉस एंजल्स में होने वाला है। 2032 का ओलंपिक कहाँ होने वाला है, तो ब्रिस्बेन में होने वाला है। बॉसे 32 बॉसे ब्रिस्बेन, बॉसे 32 बॉसे ब्रिस्बेन। और यह होता है कितने वर्ष के अंतराल पे? 4 वर्ष के अंतराल पे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति को मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल कि किनका जन्म ननकाना साहिब में हुआ था? तो ननकाना साहिब में गुरु नानक का जन्म हुआ था, और गुरु नानक का मृत्यु करतारपुर में हुआ था। और गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म के संस्थापक थे एवं प्रथम गुरु थे। और गुरु नानक का याद रखिएगा कि गुरु नानक जो है उनका जन्म 1469 में हुआ था, याद रखिएगा, ननकाना साहिब में। और इनका मृत्यु 1539 में, 1539 में करतारपुर में हुआ था। वहीं सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन हुए हैं? तो गुरु गोविंद सिंह हुए हैं। सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वह पटना साहिब में हुआ था। और कब हुआ था? तो याद रखिएगा आपका 1666 में हुआ था। और इनका मृत्यु जो हुआ था 1708 में। कहां पर? तो नांदेड़ महाराष्ट्र में, नांदेड़ महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। और सिख धर्म का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है वह गुरु ग्रंथ साहिब है। कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब है, याद रखिएगा। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण अमृतसर में किसने करवाया है? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया। किसने करवाए? गुरु अर्जुन देव ने करवाए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ है? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है किस राशि के? तो गैस की मात्रा जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वह दाब का। किसका व्युत्क्रमानुपाती? दाब का। और दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। और दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, अर्थात न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दाब जो है वह एक कैसी राशि है? आप लोग जो है कि इसका जवाब दे सकते हैं कि दाब सदिश राशि है या अदिश राशि है। बहुत इजी सवाल है, आप लोग को बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से किससे कोकेन प्राप्त होता है? तो कोकेन जो प्राप्त होता है वह इराइथ्रोजाइलम कोका से, इराइथ्रोजाइलम कोका से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉनस्टिक बर्तन बनाने में होता है? तो नॉनस्टिक बर्तन बनाने में जो होता है वह किसका प्रयोग? तो याद रखिएगा टेट्राफ्लोरोइथेन, टेट्राफ्लोरोइथेन या फिर टेफ्लॉन का प्रयोग। किसका प्रयोग होता है? नॉनस्टिक बर्तन बनाने में टेफ्लॉन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? टेफ्लॉन का। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया गया है वह किस आधार पर दिया गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर। और आवर्त सारणी जो दिया गया था पहली बार मेंडलीव के द्वारा 1869 में, वो परमाणु भार के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। और मेंडलीव का संबंध रूस से और मोसले का संबंध ब्रिटेन से। और मोसले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी दिया है वह आपका 1913 में दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि अग्नाशय एक किस प्रकार की ग्रंथि है? तो अग्नाशय जो है वह एक प्रकार का मिश्रित ग्रंथि है। वहीं हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो अग्नाशय है। और अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है जो कि मधुमेह बीमारी को इंगित करता है। और मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाते हैं। और राष्ट्रीय बाल दिवस भी 14 नवंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है? तो पेरिकार्डियम व हृदय के बीच जो रहता है वह पेरिकार्डियल द्रव रहता है। कौन सा द्रव रहता है? पेरिकार्डियल द्रव रहता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और दो हड्डियों के बीच में कौन सा द्रव रहता है? तो साइनोवियल द्रव रहता है। कौन सा द्रव रहता है? साइनोवियल द्रव रहता है। और
अभी जो हम जल पिए, ये जल का अनुभार कितना होता है? तो 18 होता है। जल का अनुभार कितना होता है? 18। लेकिन भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। और भारी जल का खोज 1932 में यूरे एवं बॉसबोर ने की है। यूरे एवं बॉसबोर ने किए हैं। वही अगर पूछेगा कि हम अगर एक बोतल पानी पीते हैं या एक गिलास पानी पीते हैं तो हमको कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है? तो 0 कैलोरी। कितना कैलोरी? 0 कैलोरी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा। किसके द्वारा? मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि AB रक्त समूह में क्या नहीं होते हैं? तो याद रखिएगा, एंटीबॉडी नहीं होते हैं। AB में एंटीबॉडी नहीं होते हैं। एंटीबॉडी किस में होता है? O में। एंटीबॉडी किस में होता है? O में। और एंटीजन किस में होता है? AB में। एंटीजन किस में होता है? AB में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे लंबा पेड़ है वह रेडवुड है। कौन सा है? रेडवुड। रेडवुड का पौधा दुनिया का सबसे लंबा पौधा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सर्वाधिक सौर ऊर्जा का ग्रहण कौन करता है? याद रखिएगा, फसलों के खेत। फसलों के खेत यानी जिस खेत में फसल लगा हुआ है वही सौर ऊर्जा का सबसे अधिक जो है कि अवशोषण करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल आप लोग बताइएगा कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। और इसी अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सचिन तेंदुलकर। किसे नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया था। और किसने वर्ल्ड कप जीता था? तो याद रखिएगा आप लोग जो है कि ऑस्ट्रेलिया जीता था। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? UNDP। कौन जारी करती है? UNDP। और UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अर्थात याद रखिएगा UNDP का स्थापना 1965 में हुआ है। और UNDP का सबसे मुख्य काम है आपका मानव विकास रिपोर्ट जारी करना। और वर्तमान में जो मानव विकास रिपोर्ट में भारत की स्थिति है वो 134 है। कितना है? 134 है, याद रखिएगा। वही बात करते हैं, विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करती है? तो विश्व विकास रिपोर्ट जो जारी करती है वो विश्व बैंक जारी करती है। वहीं बात करते हैं आपका वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करती है? IMF। कौन जारी करती है? IMF। और IMF और विश्व बैंक दोनों का जो स्थापना हुआ है वह ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत हुआ है। और IMF का स्थापना जो हुआ था याद रखिएगा 1945 में। और विश्व बैंक का स्थापना 1944 में। और दोनों को जुड़वा संस्था के रूप में भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, और दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन में है। दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। और वाशिंगटन जो है वह पोटोमैक नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? पोटोमैक नदी के किनारे है। और न्यूयॉर्क जो है वह हडसन नदी के किनारे है। पहले जो UNDP बताएं, UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ में है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क जो है वह हडसन नदी के किनारे। और वाशिंगटन जो है पोटोमैक नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो फ्यूजियामा। क्या आता है? फ्यूजियामा। और फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है वह जापान में है। फ्यूजियामा कहाँ में है? जापान में। पोपा कहाँ में है? म्यांमार में। पोपा कहाँ में है? म्यांमार में, याद रखिएगा। वहीं माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में। माउंट एटना कहाँ में है? इटली में। और भारत के अंदर में 2 ज्वालामुखी है। भारत के अंदर में 2 ज्वालामुखी है। एक कौन है? तो एक नारकोंडम है। एक कौन है? नारकोंडम है। और एक कौन है? तो याद रखिएगा एक बैरन द्वीप है। एक बैरन द्वीप है, एक नारकोंडम है। नारकोंडम जो है वह सुता हुआ ज्वालामुखी है, यानी कभी उसमें उद्गार नहीं होता है। और बैरन द्वीप जो है यह बार बार बर्र बर्र करते रहता है। बैरन यानी ये जो है कि सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय। तो बोलेगा कि भारत में कितने ज्वालामुखी पर्वत है? तो 2। कौन कौन भैया? तो एक नारकोंडम है, एक बैरन है। बैरन द्वीप जो है वह बार बार बर्र बर्र करते रहता है। नहीं कहते हैं कि ये आदमी बहुत बर्र बर्र करते रहता है, चुपचाप नहीं रहता है। तो इसका मतलब बैरन जो है वह हमेशा एक्टिव है, सक्रिय है, याद रखिएगा। और जब बैरन सक्रिय हो गया तो नारकोंडम जो है वह सुता हुआ है। नारकोंडम क्या है? सुता हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। और इन्होंने अल हिलाल पत्रिका का भी संपादन किया था। अल हिलाल पत्रिका का संपादन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किए हैं। साथ ही इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक भी कौन है? तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद है, इंडिया विंस फ्रीडम। और याद रखिएगा कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आजाद थे। इनके जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष
11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, याद रख लीजिएगा। और इनका संबंध भारत से नहीं था, इनका संबंध सऊदी अरब से था, मौलाना अबुल कलाम आजाद का संबंध, समझ में आ गया। और याद रखिएगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वह भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे, सबसे युवा अध्यक्ष। जिस टाइम वह बन रहे थे 1940 के आसपास, तो सिर्फ इसका एज 35 साल था। कितना सा? 35 साल एज था। और सबसे लंबे दिनों तक भी कौन रहा है? तो याद रखिएगा 5-6 साल तक रहा है लगातार, याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह भी मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, याद रखिएगा, बहुत फेमस सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा से मिलती है। तो मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग के पास मिलती है, अलकनंदा से। किसे मिलती है? अलकनंदा से रुद्रप्रयाग के पास। आगे बढ़ते हैं। आपको हम ट्रिक बताए थे, अमरूद याद रखिएगा, अमरूद खाते हैं ना, यानी ओ मो रुमदू का दो, यानी ओ से हो गया अलकनंदा, मो से हो गया मंदाकिनी, अम हो गया और रुमदू का दो, रुद्रप्रयाग मार दीजिएगा। यानी अलकनंदा और मंदाकिनी का जो मिलन स्थान कहलाता है वह रुद्रप्रयाग कहलाता है। क्या कहलाता है? रुद्रप्रयाग। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए रहते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। कौन सा बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि ग्रीडा नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ग्रीडा नामक लोक नृत्य जो है वह मध्य प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं आपका गिरिडा हो गया मध्य प्रदेश से। माछ भी कहां का है? मध्य प्रदेश का। माछ भी कहां का है? मध्य प्रदेश का। माछ कहां का है? मध्य प्रदेश का। लावनी कहां का है? महाराष्ट्र का। लावनी कहां का है? महाराष्ट्र का। लावनी कहां का है? महाराष्ट्र का। वहीं बात करते हैं उड़ीसी कहां का है? उड़ीसा का। और उड़ीसी का पुराना नाम गोटीपुआ है। कहां है? गोटीपुआ। तो गोटीपुआ भी कहां का हो गया? उड़ीसा का। भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का। और भरतनाट्यम का पुराना नाम सदीर है। भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? सदीर है। वहीं अगर हम बात करते हैं वहीं बात करते हैं सतरिया असम। सतरिया असम। सतरिया असम। बिहू असम। बिहू असम। सतरिया भी हो गया असम का। बिहू भी कहां का हो गया? असम का। असम का। बिहू भी कहां का हो गया? असम का। वहीं अगर हम बात करते हैं वहीं अगर आप बात करते हैं वहीं अगर हम बात करते हैं आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कथकली कहाँ का है? तो कथकली जो है वह आपका कथकली कहाँ का है? तो याद रखिएगा केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल। कथकली केरल। वहीं अगर बात करते हैं कथक। कथक उत्तर भारत का है। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का। तो आप ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि बुरही दिहिंग किस नदी की सहायक नदी है? तो याद रखिएगा दिहांग हो गया, कामेंग हो गया, सुबनसिटी हो गया, ये सब जो सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र का। किसका सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र का। और भारत में जो सबसे बड़ा जो नदी मुख है किसका है? हुगली नदी का है। किसका है? हुगली नदी का सबसे बड़ा नदी मुख है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहां है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है, याद रखिएगा, वह तिब्बत के मानसरोवर झील में है। तिब्बत के मानसरोवर झील में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध तवांग मठ किस राज्य में है? तो प्रसिद्ध तवांग मठ जो है अरुणाचल में। कहां में है? अरुणाचल में। रूमटेक मठ कहां है? सिक्किम में। रूमटेक मठ कहां है? सिक्किम में। रूमटेक मठ कहां है? सिक्किम में। सासुर मठ कहां है? हिमाचल में। सासुर मठ कहां है? हिमाचल में। और फिर नामग्याल मठ कहां में? हिमाचल में। नामग्याल मठ कहां है? हिमाचल में। टाबो मठ कहां है? हिमाचल में। टाबो मठ कहां है? हिमाचल में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, उमानंदा असम में स्थित एक क्या है? तो उमानंदा असम में स्थित एक द्वीप है। एक क्या है? द्वीप है। उमानंदा असम में स्थित एक क्या है? तो द्वीप है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड पर जो अधिकार है वह डेनमार्क का अधिकार है। किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है, याद रखिएगा, ग्रीनलैंड पे, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड हो गया। सबसे बड़ा अगर द्वीप समूह पूछेगा तो इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछेगा तो इंडोनेशिया। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछेगा तो अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में है? तो थोसेघर जलप्रपात जो है महाराष्ट्र में है। कहां में है? महाराष्ट्र में। थोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र में है। वहीं बात करते हैं सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, कर्नाटक में। कौन से? कुंचिकल
क से कर्नाटक। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है, बराही नदी पे। किस नदी पे? बराही नदी पे। वहीं जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है वह किस राज्य में? तो यह भी कर्नाटक में है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक में है, याद रखिएगा। और यह शरावती नदी पे है, याद रखना है, जिसे हम लोग महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। वहीं बात करते हैं आपका धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात कहाँ है? तो धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात जो है वह आपका कहाँ में है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के पास नर्मदा नदी घाटी के ऊपर में भेड़ाघाट के समीप है, याद रखिएगा। इसे हम लोग जो है कि कपिलधारा जलप्रपात या धुआंधार जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया? लेकिन दूध सागर जलप्रपात जो है, दूध सागर, धुआंधार पूछेगा तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन दूध सागर जलप्रपात पूछेगा तो मारिएगा गोवा। क्या मारिएगा? गोवा। दूध सागर जलप्रपात जो है कहाँ में है? गोवा में है, तो आप याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि वेद ऋषि कपिल का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो सांख्य दर्शन से। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कर्ता जो थे वो कपिल थे। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कर्ता जो थे वो गौतम थे। न्याय दर्शन के कौन थे? गौतम थे। और फिर आपका सांख्य दर्शन का कपिल हो गया। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका जो है कि आपका वैशेषिक दर्शन का, तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कर्ता जो थे वो कनाद या उलूक थे। कनाद या उलूक थे। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका कि उत्तर मीमांसा के लेखक कौन है? तो बदरायन है। उत्तर मीमांसा के लेखक कौन है? बदरायन है। पूर्व मीमांसा के कौन है? जेमिनी है। पूर्व मीमांसा के कौन है? जेमिनी है। तो आप ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि शिक्षा की वर्धा योजना कब लागू किया गया था? तो शिक्षा की वर्धा योजना 1937 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1937 में लागू किया गया था। उसी तरह से भारत में अंग्रेजी को जो शिक्षा का माध्यम बनाया गया वह 1835 में। कब बनाया गया? 1835 में। शिक्षा को अंग्रेजी का जो माध्यम बनाया गया वह 1835 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। लेकिन उसमें गवर्नर जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, याद रखिएगा। और भारत में शिक्षा के क्षेत्र में जो अगर बात करते हैं हम लोग की वुड डिस्पैच का संबंध है। किसका संबंध है? वुड डिस्पैच का। वुड डिस्पैच का संबंध शिक्षा से है, जो कि 1854 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1854 में। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति और अनुबंध या मुकदमे से संबंधित है? तो याद रखिएगा वित्त, ब से वित्त, ब से 12, ब से वित्त, ब से 12, ब से वित्त, ब से 12। अब एक बार आपको भाग हम रिकॉल करवा देते हैं फटाफट। भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में केंद्र राज्य जो है कि है, यानी कि आपका केंद्र राज्य के का वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में डीपीएसपी है। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है। भाग 5 में संघ है। भाग 5 में संघ है। भाग 6 में राज्य है। भाग 6 में राज्य है। भाग 7 खत्म है। भाग 7 खत्म है। भाग 7 खत्म है। भाग 8 केंद्र और शासित प्रदेश का वर्णन है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। भाग 9 में क्या है? तो भाग 9 में आपका पंचायत है। भाग 9 में क्या है? पंचायत है। भाग 9 में क्या है? पंचायत है। भाग 9 के ख में क्या है? नगर पालिका है। 9 के ख में क्या है? नगर पालिका है। भाग 9 के ख में क्या भाग 9 में क्या हो गया? पंचायत। भाग 9 में क्या हो गया? पंचायत। 9 के क में क्या हो गया? नगर पालिका। 9 के क में नगर पालिका। 9 के ख में जो है, 9 के ख में आपका क्या है? याद रखिएगा 9 के ख में आपका सहकारी संघ है। क्या है? सहकारिता या सहकारी संघ है। वहीं अगर बात करते हैं भाग 10 में क्या है? SC/ST। भाग 10 में क्या है? SC/ST। भाग 11 में क्या है? केंद्र संबंध है। भाग 11 में क्या है? केंद्र संबंध है। भाग 12 में वित्त। भाग 12 में वित्त। भाग 12 में वित्त। जब 12 में वित्त मिल गया 13 में व्यापार होगा। 13 में क्या होगा? व्यापार। 13 में क्या होगा? व्यापार। 14 में क्या है? 14 में अधिकरण है। 14 में क्या है? अधिकरण है। याद रखिएगा 14 के क में अधिकरण है। 14 के क में क्या है? अधिकरण। 14 के क में क्या है? अधिकरण। लेकिन 14 में क्या है? तो याद रखिएगा 14 में जो है आपका जो है कि क्या है? याद रखिएगा आपका विभिन्न प्रकार का सिविल सेवा है। विभिन्न प्रकार का सिविल सेवा है। अगर बात करते हैं भाग 15, भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के हितों में संरक्षण। फिर अगर बात करते हैं भाग 17 का राजभाषा है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 17 में क्या है? राजभाषा है। भाग 17 और 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 में निर्वाचन, 17 में राजभाषा। भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध। 19 में क्या है? प्रकीर्ण। 19 में क्या है? प्रकीर्ण। 20 में क्या है? संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन कहां से लिए हैं? दक्षिण अफ्रीका से। अनुच्छेद अगर देखते हैं 368। अनुच्छेद कितना है? 368। लेकिन लिए कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन भाग 20 में है। भाग 21 में क्या है? तो भाग 21 में जो है
याद रखिएगा क्या है, तो भाग 21 के अंतर्गत जो है वह आपका संविधान के याद रखिएगा आपका भाग 21 में आपका अस्थायी संक्रमणकालीन है, अस्थायी संक्रमणकालीन 21 में हो गया। और भाग 22 में याद रखिएगा संविधान का हिंदी में रूपांतरण, संविधान का हिंदी में रूपांतरण राष्ट्रपति करवाते हैं। कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति करवाते हैं। वहीं बात करते हैं अनुसूची का, अनुसूची रिकॉल करवा देते हैं। अगर बात करते हैं अनुसूची 1, अनुसूची 1 में विभिन्न प्रकार के केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन अनुसूची 1 में है। अनुसूची में 2 में क्या है, तो सभी प्रकार के जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनका जो वेतन भत्ता पेंशन है वह अनुसूची 2 में है। अनुसूची 3 में क्या है, याद रखेगा सभी प्रकार के सरकारी पदाधिकारी का शपथ है। क्या है? शपथ है 3 में। लेकिन 3 गो का शपथ नहीं है। किसका किसका शपथ नहीं है? तो राष्ट्रपति का शपथ नहीं है, उपराष्ट्रपति का शपथ नहीं है और आपका राज्यपाल का शपथ नहीं है। इसके लिए हमको अनुच्छेद पढ़ना पड़ता है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति 69 के तहत शपथ लेते हैं और राज्यपाल 159 के तहत शपथ लेते हैं। समझ में आ गया? वहीं अनुसूची 4 के अंतर्गत आपका राज्यसभा सीट का बंटवारा है, राज्यसभा सीट का बंटवारा है अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 में आपका याद रखिएगा अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूची 5 में आपका SC ST का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? SC ST का क्षेत्र है। और फिर आपका जो है कि अनुसूची 6 में क्या है, तो अनुसूची 6 में याद रखिएगा क्या है, तो आप लोग को बता दें कि अनुसूची 6 के अंतर्गत पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं, पूर्वोत्तर के 4 राज्य याद रखिएगा, पूर्वोत्तर के 4 राज्य है अनुसूची 6 में। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका, वहीं अगर बात करते हैं अनुसूची 7 में क्या है, तो अनुसूची 7 के अंतर्गत याद रख लीजिएगा आपका क्या है, तो याद रखिएगा केंद्र और राज्य के बीच जो है कि शक्ति का बंटवारा है। अनुसूची 7 में क्या है, तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का क्या है, बंटवारा है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका, कि अनुसूची 8 में क्या है, तो राजभाषा है। अनुसूची 8 में क्या है, राजभाषा है। और राजभाषा वर्तमान में कितना है, 22 राजभाषा है। लेकिन पहले कितना था राजभाषा, तो पहले 14 राजभाषा था। 14 राजभाषा में समय समय पर कुल 8 नए राजभाषा जोड़े गए और वर्तमान में कितना है, तो 22 है। और 15वां भाषा जो बना था वह सिंधी बना था। कौन बना था? सिंधी। सिंधी को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत याद रखिएगा कि इसमें कितना भाषा हो गया, 15वां भाषा सिंधी बना। 15वां भाषा कौन बना? सिंधी बना, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका कि उसके बाद जो है कि आपका सिंधी के बाद याद रखिएगा 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 नया भाषा, नोमो को नमक जोड़ा, यानी नौ से नेपाली, मो से मणिपुरी, को से कोकनी, यानी नेपाली मणिपुरी कोकनी जोड़ा, वह आपका 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हो गया। कितना? 15 3 18 और लास्ट में 4 नए भाषा, 4 नए भाषा कौन? बोडमास, बोडमास यानी बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली जोड़ा गया। और इसको केम्मा संविधान संशोधन, तो 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003। और बोडो भाषा जो चलती है वो असम में, बोडो कहाँ चलती है? असम में। फिर अगर बात करते हैं हम लोग डोगरी, कहाँ डोगरी चलती है आपका? जम्मू कश्मीर में। डोगरी कहाँ चलती है? जम्मू कश्मीर में। संथाली कहाँ चलती है? झारखंड में। संथाली कहाँ चलती है? झारखंड में। मैथिली कहां चलता है? बिहार के आसपास। मैथिली कहां चलता है? बिहार के आसपास। तो आप लोग याद रखिएगा। कोकनी कहां चलता है? तो कोकनी चलता है गोवा में। कोकनी कहां चलता है? गोवा में, याद रखिएगा। और मलयालम कहां चलता है? तो मलयालम केरल में। मलयालम कहां चलता है? केरल में। केरल के साथ साथ लक्षद्वीप में, केरल में मलयालम, उसके साथ साथ लक्षद्वीप में भी, याद रखिएगा। इसीलिए लक्षद्वीप का जो आपका हाईकोर्ट है वह आपका केरल हाईकोर्ट के एर्नाकुलम के अंतर्गत ही आता है। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं आपका अनुसूची 9, अनुसूची 9 में भूमि सुधार है। अनुसूची 10 में दल बदल है। अनुसूची 10 में दल बदल है। और अनुसूची 9 को जो जोड़ा गया था, अनुसूची 9 को याद रखेगा पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। वहीं अनुसूची 10 को जो जोड़ा गया वह राजीव गांधी के काल में, याद रखेगा 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल 10 में। 11 में याद रखेगा पंचायती राज, 11 में जो पंचायती राज है उसको 73वां संविधान संशोधन, याद रखेगा 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया पीवी नरसिम्हा राव के काल में। और याद रखेगा आपका अनुसूची 12 में नगर पालिका है। अनुसूची 12 में क्या है? नगर पालिका है। और अनुसूची 12 में जो नगर पालिका है, याद रखिएगा इसको कार्य करने के लिए कुल 18 विषय दिया गया है। कितना विषय? 18। और इसको जो जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन, किसके तहत? 74वां संविधान संशोधन 1993 में अनुसूची 12 को, और 73वां संविधान संशोधन 1992 को, याद रखिएगा अनुसूची 11 को। अनुसूची 11 को, अनुसूची 11 में कुल 29 विषय है, यानी पंचायती राज को कार्य करने के लिए 29 विषय और नगर पालिका को कार्य करने के लिए कुल 18 विषय। कितना विषय? 18। याद रखिएगा 29 18 में अगर कंफ्यूज करते हैं तो पंचायती राज इंडिया में बहुत है, इसलिए इसको ज्यादा विषय दिया है कार्य करने के लिए, 29 विषय। नगर पालिका बड़ा बड़ा शहर सबके लिए होता है, इसीलिए उसको 18 विषय में काम संभाल दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग बताइएगा।
अगला सवाल बताइएगा कि लो अयस की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में है? तो बादाम पहाड़ जो है उड़ीसा में है। कहाँ में है? उड़ीसा में है। और बॉक्साइट का उत्पादन भी सबसे अधिक कौन करता है? तो उड़ीसा करती है। कौन करती है? उड़ीसा करती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि बैलाडीला जो आपका लो अयस के लिए प्रसिद्ध है वह कहाँ है? तो याद रखिएगा ये दो तीन चीज अगर पूछेगा, बादाम पहाड़ कहाँ है? तो उड़ीसा में। बादाम पहाड़ कहाँ है? उड़ीसा में। बैलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। लो अयस के लिए बैलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और लो अयस के लिए एक कर्नाटक में है जिसका नाम है आपका कद्रेमुख। क्या नाम है? कद्रेमुख। कद्रेमुख कर्नाटक में है, यह भी लो अयस के लिए है। बादाम पहाड़ भी उड़ीसा में है, लो अयस के लिए है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, यह भी लो अयस के लिए है। समझ में आ गया? याद रखिएगा। और लो अयस को जो है कि लो अयस के उत्पादन को कोर सेक्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कोर सेक्टर के नाम से जानते हैं। वहीं मोटर गाड़ी उद्योग को जो क्या किस नाम से जानते हैं? तो मोटर गाड़ी उद्योग को जो जानते हैं हम लोग किस नाम से? तो याद रखिएगा उसको विकास उद्योग के नाम से जानते हैं। किस उद्योग के नाम से? विकास। और आपका अर्थशास्त्र में जो आपका तीसरा क्षेत्र कहलाता है उसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा। और दूसरा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसको विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत में प्रांत स्वतंत्रता का प्रवेश किस अधिनियम के तहत? तो भारत में प्रांत स्वतंत्रता का जो प्रवेश हुआ है वह 1935 अधिनियम के तहत। किस अधिनियम? 1935 अधिनियम के तहत। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो गांधी सागर बांध जो है वह चंबल नदी पे है। किस नदी पे है? चंबल नदी पे। राणा प्रताप सागर बांध हो गया, गांधी सागर बांध हो गया, ये सब किस नदी पे है? चंबल नदी पे है, याद रखिएगा। चंबल नदी पे है। किस नदी पे है? चंबल नदी पे है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। वहीं बात करते हैं चंबल नदी कहां से निकलती है? तो मालवा के पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? मालवा के पठार से। यानी बेतवा और चंबल, बेतवा और चंबल दोनों नदी जो निकलती है मालवा से। और हम कैसे याद रखें आपको बता देते हैं। मालवा यानी माल याद रखना है। अब माल को हम लोग बेचते हैं, नहीं कहते हम लोग व्यापार करते हैं तो जो है कि अभी मेरा माल फंस गया है, अभी हम नहीं बेच पाएंगे। इसका मतलब माल को हमको बेचना रहता है। मुआक्कल माल हो गया, उसको क्या करते हैं? बेचते हैं। यानी बोए के चौ बेच, याद रखेगा। यानी बो से एगो नदी निकलेगा, एगो चौ से निकलेगा। अब बो से जो निकलेगा बोए के करके है, यानी बोए के चौ बेच। अब बेच जो कर रहे हैं किसको? तो माल को बेच रहे हैं, यानी मालवा का पठार। और मालवा का पठार जो है यह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इलाके में पड़ता है। तो याद रखिएगा माल को हम लोग बेच रहे हैं, यानी बेतवा चंबल, बेतवा चंबल, बेतवा चंबल माल, यानी मालवा के पठार से। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि हीराकुंड बांध पे कौन सा, हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी पे है? महानदी पे। हीराकुंड कहां पे? महानदी पे। भाखड़ा नगर कहां है? सतलज पे। भाखड़ा नगर कहां है? सतलज पे। टिहरी कहां है? तो भागीरथी अलकनंदा पे। टिहरी कहां है? भागीरथी अलकनंदा पे। दामोदर नदी घाटी परियोजना कहां है? दामोदर पे ही है। और दामोदर को बंगाल का शोक के नाम से जानते हैं। दामोदर को बंगाल का शोक के नाम से। वहीं अगर बात करते हैं बिहार का शोक कोसी, बिहार का शोक कोसी। वहीं बात करते हैं उड़ीसा का शोक, तो उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी, उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी। महानदी रहेगा ऑप्शन में नहीं मारिएगा। महानदी रहेगा उड़ीसा का शोक तो ऑप्शन में नहीं मारिएगा। अगर ब्राह्मणी रहेगा तो मारिएगा, ब्राह्मणी नहीं रहेगा तो महानदी मारिएगा। क्योंकि ब्राह्मणी जो है वह महानदी की सहायक नदी है जो उड़ीसा में बहती है, उसी को उड़ीसा का शोक कहते हैं, ब्राह्मणी को। और ब्राह्मणी नदी के किनारे याद रखिएगा राउरकेला शहर है। कौन सा शहर है? राउरकेला। और राउरकेला स्टील प्लांट का स्थापना जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। एक बार रिकॉल करवा देते हैं। अगर बात करें भिलाई स्टील प्लांट का स्थापना रूस के सहयोग से। भिलाई स्टील प्लांट रूस के सहयोग से, याद रखिएगा। भिलाई रूस। और वाक्य जो राज यानी राउरकेला जर्मनी। दुबे दुर्गापुर ब्रिटेन। वही बात करते हैं बोकारो स्टील प्लांट रूस। स्थापना 1964। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो याद रखिएगा यतो धर्मास्तुतो जय। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो यतो धर्मास्तुतो जय। आगे बढ़ते हैं। और भारत के उच्चतम न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 1950 को। भारत के उच्चतम न्यायालय का स्थापना 1950 को 28 जनवरी के दिन। कब हुआ है? 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ है। और इसका जो पहले नाम था वह संघ न्यायालय था। और संघ न्यायालय का स्थापना 1935 अधिनियम के तहत 1937 में हुआ था।
1937 में हुआ था, याद रखिएगा। वहीं बात करते हैं आपका कि भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ था, तो भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1773 अधिनियम के तहत 1774 में हुआ था, बंगाल के अंदर में। और याद रखिएगा इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर इलिजा इम्पे बने थे और 3 अन्य न्यायाधीश लेमेस्टर चैम्बर्स हाइड बने थे, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका कि 1861 अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग के समय कितने उच्च न्यायालय का गठन किया गया, 3 उच्च न्यायालय। कितना उच्च न्यायालय, 3 उच्च न्यायालय। कलकत्ता मद्रास मुंबई, तीनों का स्थापना 1862 में, तीनों का स्थापना 1862 में। और भारत के आजादी से पहले भारत में हाई कोर्ट की संख्या जो बन चुका था वह बन चुका था आपका 7 उच्च न्यायालय ऐसे हुए हैं जो भारत के आजादी के पहले बने हैं। भारत के आजाद होने से पहले जो हाई कोर्ट की संख्या बना था वह 7 बना था, जिसमें से अपना पटना बिहार भी है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना याद रखिएगा 1916 में 3 फरवरी के दिन हुआ है। कब हुआ है, 3 फरवरी 1916 को स्थापना हुआ है पटना हाई कोर्ट का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया, बताइए कितना बार बताया कि भारत के अंदर में पहला बार लोकपाल जो प्रस्तुत किया गया था 1968 में के.एम. मुंशी के द्वारा, लेकिन पास नहीं हो पाया। अंततः जो भारत के संसद में जो यह पास हुआ वह 2013 में पास हुआ लोकपाल बिल। कब पारित हुआ, 2013 में पारित हुआ। और 2019 के अंदर में भारत के जो पहले लोकपाल बने थे वो पिनाकी चंद्र घोष बने हैं। और लोकपाल की उत्पत्ति 1809 में ही हुआ था, जो है कि स्वीडन के अंदर में। कहाँ हुआ था, स्वीडन के अंदर में। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग कुछ मिक्स प्रश्न कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे जो है कि आगे बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है कि 1857 की क्रांति का शुरुआत कहां से हुआ है, तो 1857 की क्रांति का शुरुआत मेरठ उत्तर प्रदेश से हुआ है। मेरठ उत्तर प्रदेश से 10 मई 1857। और किसके समय, लॉर्ड कैनिंग के समय। किसके समय, लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे का संबंध किस रेजिमेंट से था, मंगल पांडे का संबंध 34वीं रेजिमेंट, केम्मा रेजिमेंट, 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर से। कहां से, बैरकपुर कहां है, बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल और रोटी। क्या था, कमल और रोटी, याद रखिएगा क्या था, कमल और रोटी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, तो याद रखिएगा एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अगला सवाल आप लोग को बताना है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, याद रखेगा पॉर्मिस्टन। कौन था, पॉर्मिस्टन। अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी, तो याद रखेगा सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस क्षेत्र से थे, अवध से। कहां से थे, अवध से। अवध अर्थात लखनऊ के क्षेत्र से, जहां से आपके नेतृत्वकर्ता जो थे बेगम हजरत महल। कौन थे, बेगम हजरत महल, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने। आपातकालीन मुख्यालय कहां बनाया था, इलाहाबाद को लॉर्ड कैनिंग ने। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां हुआ था, बनारस में। कहां हुआ था, बनारस में 1828 में। कब हुआ था, 19 नवंबर 1828 को हुआ था। और इनका निधन याद रखिएगा 1858 को हुआ है, यानी 28 में जन्म हुआ है, 58 में इनका निधन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था, कैप्टन यूरोज। किसने पराजित किया था, कैप्टन यूरोज ने। और यूरोज ने ही कहा था 1857 के विद्रोह में किया अकेली मर्द थी, किसके बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का नेता असम से कौन था, तो असम में मो है। असम में लास्ट में मो आ रहा है, तो याद रखिएगा मनीराम था। कौन था, मनीराम था। कौन था, मनीराम। यानी असम में मो है, मो से निकाल लेंगे मनीराम, असम में। समझ में आ गया, दिमाग में फिट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था, मौलवी अहमदुल्ला। आगे बढ़ते हैं। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहेब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था, याद रखिएगा तांतिया टोपे को। किसे नियुक्त किया था, तांतिया टोपे को। और तांतिया टोपे का जो वास्तविक नाम था वह रामचंद्र पांडुरंग था। क्या नाम था, रामचंद्र पांडुरंग था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप
लोग को बताना है 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेना नियुक्त किया था? याद रखेगा, बख्त खां को। किसे नियुक्त किया था? बख्त खां को। अर्थात बख्त खां भी दिल्ली से लड़ रहा था। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन कौन था? पील कमीशन। अर्थात 1857 के क्रांति के जांच के लिए 1857 की क्रांति के जांच के लिए किसने 1857 की क्रांति के जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो याद रखिएगा आप लोग जो है कि पील कमीशन। कौन सा कमीशन? पील कमीशन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दिल्ली से विद्रोही नेता कौन था? तो दिल्ली से जो विद्रोही नेता था वह बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह दूती था। आगे बढ़ते हैं। और इनको पकड़ के कहां पर निर्वासित किया गया था? रंगून में। कहां निर्वासित किया गया था? रंगून में। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से लड़ने वाला कौन था? बेगम हजरत महल। लखनऊ से कौन था? बेगम हजरत महल। आगे बढ़ते हैं। झांसी या ग्वालियर से कौन था? रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से कौन था? रानी लक्ष्मीबाई। और ग्वालियर से कौन था? तांतिया टोपे। आगे बढ़ते हैं। कानपुर से कौन था? नाना साहेब तांतिया टोपे। कानपुर से कौन था? नाना साहेब तांतिया टोपे। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद से कौन था? लियाकत अली। इलाहाबाद से लियाकत अली। इलाहाबाद से लियाकत अली, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। जगदीशपुर से कौन था? कुंवर सिंह और अमर सिंह। जगदीशपुर से कौन था? कुंवर सिंह, अमर सिंह। कुंवर सिंह के बाद लड़ने वाला कौन था? अमर सिंह। आगे बढ़ते हैं। बरेली से कौन था? खान बहादुर खान। बरेली से कौन था? खान बहादुर खान। आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर से कौन था? अजीमुल्ला। फतेहपुर से कौन था? अजीमुल्ला। और फतेहपुर सीकरी का स्थापना अकबर ने करवाया था 1571 में। कब करवाया था? 1571 में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है 1857 के विद्रोह के समय किस नेता को अखिल भारतीय नेता माना गया? याद रखेगा, बहादुर शाह जफर को। किसे माना गया? बहादुर शाह जफर को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में कब लाया? तो याद रखेगा 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले ली। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। आप लोग को पता है। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? मिर्जा गालिब था। कौन था अंग्रेजों का आलोचक? मिर्जा गालिब था। और मिर्जा गालिब ही एक ऐसे आपके व्यक्ति बने हैं जिन्होंने 1857 का विद्रोह अपनी आंखों से देखा है। किसे देखा है? अपनी आंखों से देखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी, यानी उसमें शामिल नहीं हुआ। कौन कौन? तो एक शिक्षित मध्य वर्ग और एक जमींदार। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के कारण पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खान था। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे मुस्लिम वर्ग के। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया? तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का जो सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था भारत का, वह ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया वर्ग था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि 1857 के आधार पर कुछ पुस्तक आपको हम बताते हैं, याद रखिएगा। द ग्रेट रिवेलियन। द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक के लेखक अशोक मेहता है। कौन है? अशोक मेहता। द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कौन है? वीडी सावरकर। अर्थात यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, वीडी सावरकर। लेकिन यह एक राष्ट्र विद्रोह था, डिजरेली। यह एक राष्ट्र विद्रोह था, डिजरेली। आगे बढ़ते हैं। 1857 यानी 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? एसएन सेन। कौन है? एसएन सेन। और एसएन सेन जो थे वो 1857 के विद्रोह का एकमात्र सरकारी इतिहासकार, एकमात्र सरकारी इतिहासकार। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है अगला सवाल बताना है आप लोग को कि 1857 के विद्रोह को किस व्यक्ति ने कहा है कि यह ना तो आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही राष्ट्र संग्राम था, और ना ही आपका संग्राम ना तो प्रथम था। यानी ना करके अगर आएगा तो आपको मजूमदार मार देना है। क्या मार देना है? मजूमदार मार देना है। आगे बढ़ते हैं। किस व्यक्ति ने कहा है कि 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः सिपाही विद्रोह था? मारिएगा लॉरेंस। क्या मारिएगा? लॉरेंस। सिपाही विद्रोह था, लॉरेंस। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि किस व्यक्ति ने ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्मांध युद्ध कहा है? तो रिज ने। ईसाई करके आएगा तो रिज मारना है, ईसाई करके आना है तो रिज मारना है। ईसाई करके आएगा स्टेटमेंट तो क्या मारना है? रिज मारना है। क्या मारना है? रिज मारना है। आगे बढ़ते हैं।
1857 के विद्रोह को किस इतिहासकार ने कहा है कि यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था? तो याद रखिएगा टेलर और आउटम, टेलर और आउटम, टेलर और आउटम। और किस व्यक्ति ने कहा है कि यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था? टी.आर. होम्स ने कहा है। किसने कहा है? टी.आर. होम्स ने कहा है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो प्रभावी हुआ है 2005 से। कब से प्रभावी हुआ है? 2005 से। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना किसने किया है? फोरियर ने। ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना किसने किया है? फोरियर ने। और सबसे अधिक जो ग्रीन हाउस गैस जो होता है वह कौन होता है? याद रखिएगा, सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस जो उत्पन्न करती है वह जलवाष्प उत्पन्न करती है। कौन उत्पन्न करती है? जलवाष्प। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है, सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार गुड़गांव में है। कहाँ में? गुड़गांव हरियाणा में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ में? हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं। घना पक्षी विहार कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। रंगनाथिट्टू पक्षी विहार कहाँ है? कर्नाटक में। रंगनाथिट्टू कहाँ है? कर्नाटक में। बन्नेरघट्टा भी कहाँ है? कर्नाटक में। अंसी भी कहाँ में है? दंदली अंसी भी कहाँ है? कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? गोवा। सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? गोवा। आगे बढ़ते हैं। कौंडिन्या पक्षी विहार कहाँ है? कौंडिन्या पक्षी विहार कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कौंडिन्या कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पापीकोंडा भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पापीकोंडा कहाँ में? आंध्र प्रदेश में। रातापानी कहाँ में? अरुणाचल प्रदेश में। रातापानी कहाँ में? अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। चिल्का झील अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। बेम्बेनाड पक्षी विहार कहाँ है? तो आपको पता है बेम्बेनाड झील रहे या पक्षी विहार रहे, दोनों मारेंगे केरल। दोनों कहाँ मारेंगे? केरल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि नीलगिरी जो एक जैव आरक्षित क्षेत्र बना है कब हुआ है? 2000 में। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो बना है वह नीलगिरी बना है। कब बना है? 2000 में। कब बना है? 2000 में। आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड। नोकरेक कहाँ है? मेघालय। नोकरेक कहाँ है? मेघालय। नोकरेक कहाँ है? मेघालय। पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश। लेकिन पंचगनी कहाँ है? महाराष्ट्र। पंचगनी कहाँ है? महाराष्ट्र। पंचगनी महाराष्ट्र में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा। अमरकंटक या अचानक मार कहाँ है? तो अमरकंटक जो है वह मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, लेकिन अचानक मार छत्तीसगढ़ में है। अचानक मार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। आगे अगस्त मलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। अगस्त मलाई कहाँ है? अभ्यारण्य तमिलनाडु में। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, उड़ने वाली छिपकली, उड़ने वाली छिपकली जिसे डेक्रो के नाम से जाना जाता है वह भारत में कहाँ पाई जाती है? तो उड़ने वाली छिपकली जो डेक्रो है वह भारत के पश्चिमी घाट के वन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट में पाया जाता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वह नागार्जुन है। वह कौन सा है? नागार्जुन टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि जिम कॉर्बेट राज्य का स्थापना कब हुआ है? तो जिम कॉर्बेट उद्यान का स्थापना जो हुआ है 1936 में। कब हुआ है? 1936 में। और भारत का जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। याद रखिएगा। और जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है? हेली। क्या नाम है? हेली। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हेली है और जिम कॉर्बेट का जो नया नाम है वह हो गया है क्या? तो रामगंगा। क्या हो गया है? रामगंगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? याद रखिएगा, कजिन द्वीप, जो कि सेशेल्स में है। कहाँ में है? सेशेल्स में। और सेशेल्स जो है आपका हिंद महासागर के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया? तो वेदांतगल तमिलनाडु में। वेदांतगल तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कहाँ में है? मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और यह बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि किसे गंगा के टाइगर के नाम से जाना जाता है? तो गंगा के टाइगर के नाम से डॉल्फिन को जानते हैं। किसको जानते हैं? डॉल्फिन को। और भारत का राष्ट्रीय जल जीव जो है वह गंगा डॉल्फिन है। वह कौन सा जीव है? गंगा डॉल्फिन। और गंगा डॉल्फिन को जो भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया 2009 में। कब किया गया? 2009 में। और 2008 में गंगा। 2008 में गंगा। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज के हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपको यह सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना जवाब दीजिएगा। और जो भी इसमें कमी रह रहा है वो जरूर हम दिन ब दिन बेहतर करेंगे। बस आप लगातार मेहनत कीजिएगा, आपका सफलता तय है। तो इसी के साथ हम अपने जो है कि वाणी को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।